हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग अच्छे से हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको मैंने 12 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं, 12 सेट करा दिए हैं, तो आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। आइए आज के क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, तो आपको क्या बताना है? पहले इसका शब्द का मीनिंग जान लो। मोरोस का मतलब होता है बहुत दुखी होना, बहुत सैड होना, डोलफुल, है ना, बहुत दुखी हैं आप, बहुत दुखी हैं। सलन सैड को बताता है, अनसेटिस्फाइड, मोurnफुल। तो ये सारे शब्द ना दुख को बताते हैं। और चेयरफुल होना मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी होना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना, है ना, बहुत ज्यादा जॉयफुल होना, है ना। तो चेयरफुल आपका इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, कोरोबोरेट। तो कोरोबोरेट करना मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना। कोरोबोरेट करना मतलब उसको सपोर्ट करना, ठीक है। सपोर्ट करना, कंफर्म करना, अप्रूव करना, वेरीफाई करना। तो ये सब तो इसके सिनोनिम हो गए। और हमें क्या बताना है? एंटोनिम। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब उसको ओपोज कर रहे हो आप, ओपोज कर रहे हैं, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। बाकी सारे इसके सिनोनिम। तो आंसर बन जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर। सिट अप नहीं होगा, वहां पे होगा कि जो बच्चे हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो पूरा लेक्चर नहीं देख सकते या पूरे लेक्चर वो बैठ नहीं सकते। टू यंग टू सिट, टू यंग टू का मतलब हो जाएगा टू यंग टू। टू यंग टू का मतलब हो गया कि वो इतना छोटा है ना कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो जो बच्चे हैं वो इतने छोटे हैं कि वो इतने लंबे लेक्चर को पूरे थ्रू आउट नहीं बैठ सकते। तो टू सिट थ्रू द लॉन्ग लेक्चर ना। तो द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट थ्रू द लॉन्ग लेक्चर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। ऐसी कोई चीज जिसको आप फोर्स से, जिसको फोर्स से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको फोर्स से आप एक्वायर नहीं कर सकते, मतलब जबरदस्ती आप उसे हासिल नहीं कर सकते। इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? जो फिक्स्ड है। नहीं, देखो, म्यूटेबल का फिक्स हो जाएगा ना, इम्यूटेबल है। इनएप्रीहेंसिबल मतलब जिसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल है उसको समझ पाना। इम्प्रैग्नेबल और इनएक्सेसिबल, एक्सेस नहीं हो पाएगा मतलब वो आपकी पहुंच से बाहर है। इम्प्रैग्नेबल का मतलब है जिसको आप फोर्स, अपने जोश के साथ, अपने फोर्स के साथ, अपनी एनर्जी के साथ आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड not only put a smile on children's faces and also benefit their overall growth. In the segment, the segment which contains that, okay, different colored natural foods ना, जो नेचुरल फूड्स होते हैं अलग अलग रंग के, नॉट ओनली, ना ही सिर्फ ये एक स्माइल देते हैं बच्चों के फेसेस पे, बल्कि उनको ओवरऑल ग्रोथ में उनकी मदद भी करते हैं। अब आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना है, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो से। नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो से। तो बट ऑल्सो तो वहां दिया नहीं है, एंड दिया हुआ है, तो मतलब वो पोर्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे एंड नहीं आके यहाँ पे बट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग Pip returns to the graveyard with a file, a fire and a brandy. On Christmas Eve, Pip, an orphan who is about 7 years old, encounters an escaped convict in the village graveyard. The convict scares Pip into stealing food and the file। ओके, ये डी ऑप्शन है आपका। Pip, who lives with his elder sister and her husband Joe, Gadsby, a blacksmith, steal a file and something. Okay, let's see. देखते हैं, अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग पिप, यहाँ पे पिप के बारे में अभी हमें नहीं बताया है।
ऑन क्रिसमस ईव जो पिप है वो एक अनाथ बच्चा है, तो हम कह सकते हैं ये हमें एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, बी इंट्रोडक्शन दे रहा है। कॉन्विक्ट नहीं, कॉन्विक्ट स्केर्स पिप के बारे में है तो ये नहीं होगा, तो फिर हमें पता चल गया कि बी से मेरा सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। चार ही ऑप्शन है। On Christmas Eve, Pip, an orphan who is about 7 years old, encounters an escaped convict in the village graveyard. Okay. उसके बाद में द पिप, हाँ, फिर उसके बाद में पिप कहाँ रहता है, अपनी सिस्टर के साथ में रहता है और उसके हस्बैंड के साथ रहता है। अब ब्लैक स्मिथ है उसका, एंड स्टील्स अ फाइल एंड सम फूड। फिर उसके बाद में द कॉन्विक्ट स्केयर्स पिप इनटू स्टीलिंग फूड एंड फाइल, तो वो उसको, जो आरोपी है वो उसको डराता है कि उसने स्टील किया है फूड एंड फाइल को। एंड अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये बच्चा कौन है और फिर ये बच्चा रहता कहाँ है, तो बी का पेयर डी से बना, बी का पेयर डी से बना। उसके बाद में बी डी, हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि जो कॉन्विक्ट है वो स्केयर करता है पिप को कि उसने स्टील किया है फूड और पाई। अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग पिप रिटर्न्स टू द ग्रेवयार्ड विद द पाई, अ पाई एंड अ ब्रांडी। तो फिर क्या बन जाएगा इसका, सी और ए। In a small town in England, there lived a poor little girl. She was very excited, but her right shoe was worn out. शी किसके लिए आया है, लिटिल गर्ल के लिए आया है, तो बी से तो शुरुआत नहीं होती, दिया भी नहीं, सो इसीलिए तो सी से शुरुआत नहीं हो सकती है। हर फ्रेंड, हुज फ्रेंड, तो डी से शुरुआत भी नहीं हो सकती है, तो ए से शुरू हो गया। एक लिटिल स्मॉल टाउन इंग्लैंड में एक पुअर लड़की रहती है, ठीक है। फिर दिया हुआ सो सी वेंट टू अ कॉबलर, मतलब क्यों जाएगी, तो ए का पेयर सी से तो बन नहीं सकता, तो हमें समझ में आ गया कि यही आंसर बनेगा। एक बार देख लेते हैं। In a small town in England, there lived a poor little girl. Her friend invited her to come to her birthday party. ए के बाद में डी आएगा, उसकी फ्रेंड ने उसको इनवाइट किया बर्थडे पार्टी के लिए, ओके। सी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बट हर राइट शू वॉज worn आउट, लेकिन उसका जो राइट शू था वो खराब हो गया था, टूट गया था, इसीलिए वो फिर एक कॉबलर के पास जाती है उसको ठीक कराने के लिए, तो बी का पेयर फिर सी से बनेगा, तो यही है मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक। इनकरेक्ट फॉर्म बताना है, आई आस्क द शॉपकीपर, आई आस्क द शॉपकीपर। जब आपको ऑलरेडी डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ है, जब आपको ऑलरेडी डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ है, तो फिर वहां पे हम एक और कंजंक्शन नहीं लगाते, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। आई आस्क द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, तो व्हाट तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आती, तो यही मेरा सही है। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज। नेक्स्ट, एम्बेड करना, एम्बेड करना मतलब किसी चीज को अच्छे से एक पोजीशन पे फिक्स कर देना। एम्बेड करना, आपने उसको बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया, उसको दबा दिया। पुल करना तो अपनी तरफ खींचना, डिग अप करना उसको ऊपर उठाना, राइज करना उठाना, और बरी करना मतलब दबाना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से सही है। एम्बेड करना मतलब किसी चीज को फिक्स कर दिया, उसको आपने दबा दिया। एज क्लियर एज मड, आपकी जो बात है वो उतनी ही साफ है जितनी की मड साफ होती है, मतलब आपकी जो बात है वो कैसी है, वेरी, मतलब आपकी बात समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है, यानी आपकी बात कैसी है, एम्बिगुअस है ना, अनक्लियर है आपकी बात, ठीक है, अनक्लियर है आपकी बात ना, तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ये ईडियम हो गया। समथिंग, आपकी जो बात है, दिस इज एज क्लियर एज मर्ड, तो मतलब जितनी ज्यादा मर्ड साफ होती है ना,
उतनी ही क्लियर आपकी बात है। तो मैं आपकी बात को कहना चाहती हूँ, जो आप कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है समझ पाना, क्योंकि मड कभी भी साफ होती है क्या? मड कभी साफ होती है? नहीं होती ना। तो ये बात भी आपकी बहुत बहुत अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, वेग है ना? समझ में नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है? एरर बताना है। आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेवल, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेवल इन द रश आवर्स। आई ट्राई टू अवॉइड। अब देखो, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में ना अगर दूसरी वर्ब आएगी तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। अगर दूसरी वर्ब आएगी तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। सो आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग। आई ट्राई टू, जिसको हम कहते हैं जेरेंड, जिसको हम क्या कहते हैं? जेरेंड। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें क्या हो जाएगा? बोस्ट, बूटी, बूड, ब्लोसम, ब्लोसम। दिस इज द राइट आंसर। The Cannes Film Festival attracts some of the world's most famous people. Cannes Film Festival. Now, this is my singular subject. Now, festival is my subject, and festival is your singular subject. So, if this is your singular subject, then you need your singular verb. And singular verb आप कैसे बनाते हो? जब आप main verb में s या es जोड़ देते हो, that then you will make that verb. Then you convert that verbs into a singular form. Attract is your first form of the verb, but we need the fifth form of the verb. So attract नहीं आएगा, वहाँ पे attracts आएगा ना? So the Cannes Film Festival, like you need first you need to understand, you need to identify your main subject. यहाँ से शुरू हो रहा है, but यहाँ तक ना, तो the Cannes Film Festival, फेस्टिवल की बात हो रही है, and this is your singular subject. मुझे देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मुझे सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट आएगा सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट्स, यहाँ गलती है। नेक्स्ट, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मतलब जो चीज बहुत आसानी से फायर कैच कर लेते हैं ना, समथिंग दैट कैचेस फायर इजली, समथिंग दैट कैचेस फायर, जो बहुत आसानी से ना, जो बहुत आसानी से फायर कैच कर लेती है। तो जो बहुत आसानी से फायर कैच कर लेती है उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनफ्लेमेबल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज का बहुत ज्यादा कमजोर होना, वो चीज बहुत ज्यादा कैसी है? वीक है, बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है ना? बहुत कैसा है एकदम, आप क्या क्या कह सकते हो? अनब्रेकेबल, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ये वल्नरेबल भी हो सकते हैं, और ये इनवल्नरेबल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक नॉन एक्सप्लोसिव मतलब जो एक्सप्लोज ना हो, मतलब जो फायर कैच ना करे, क्योंकि तो इसका आंसर नहीं है। तो सही आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। The thick smoke out of the landfill site is making the city's polluted air even more toxic. जो थिक स्मोक है ना, दैट इज, जो लैंड फाइल क्या होता है ना, जहाँ पे हम लोग कचरा वगैरह मतलब इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे हम जनरली कचरा कचरा वगैरह फेंक देते हैं, तो वहां पे कह रहा है कि वहां से जो धुआं पूरे एरिया में भर गया है ना, पूरी सिटी में जो भर गया है, उसने सिटी के जो ऑलरेडी पॉल्यूटेड एयर है उसको और ज्यादा टॉक्सिक बना दिया है। तो जब आपका एयर क्या है, जो हवा में पूरा चीज भर गई है, दैट इज बिलोइंग। तो द थिक स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द लैंडफॉल ना, जो लैंडफिल से जो आ रहा है और जो पूरे एरिया को कवर कर लिया है, पूरे एयर में फैल गया है, वो सिटी के पॉल्यूटेड एयर को और ज्यादा टॉक्सिक बना रहा है। नेक्स्ट,
Financial institutions that had their premises in the World Trade Center were crippled by the loss of यहाँ पे blank आएगा by the loss of dash and hardware. So financial institutions that had their premises in the World Trade Center मतलब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनकी प्रेमाइसेस मतलब जिनकी बिल्डिंग्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर थी, वो क्या हो गए, क्रिपल्ड हो गए, मतलब तबाह हो गए। कि क्या क्या चीज उनकी तबाह हो गई, बाय द लॉस ऑफ उनकी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग, यानी कि उनका स्टाफ। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, पुलिस पर्सनल। पुलिस पर्सनल का मतलब क्या हो जाएगा, पुलिस स्टाफ। पुलिस पर्सनल मतलब पुलिस स्टाफ, तो वहां का स्टाफ और वहां का हार्डवेयर, वो चीजें तबाह हो गई ना। ऑप्शन नंबर बिल गेट्स इज द सेकंड रिचेस्ट। ये तो सबको पता है, पर्सन होगा, स्टाफ थोड़ी होगा, तो सही बताया मैंने। पर्सन इन द वर्ल्ड, ही इज डैश एंड एस्टिमेट $103 बिलियन। ही इज वर्थ एन एस्टिमेटेड, उनके पास में इतना पैसा है, इतना उनके पास में अमाउंट है, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह था। हिज वेल्थ ओनली बाय जैक बेजोस, उनकी वेल्थ को सिर्फ और सिर्फ किसने क्या किया होगा, हिज वेल्थ इज सरपास ओनली बाय जैक बेजोस। पैसिव फॉर्म की चीज है, क्योंकि वेल्थ खुद तो कोई एक्टिविटी कर नहीं रही है, तो हिज वेल्थ इज सरपास ओनली बाय जैक बेजोस। Dash has a current net worth $116 billion। तो जैक बेजोस की करंट कितनी है, 116, और बिल गेट्स की कितनी है, 103। यहाँ पे ये तीनों के तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। ये अपने आगे वाले एंटीसीडेंट को कनेक्ट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन अपने आगे वाले एंटीसीडेंट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हु जो है आपका, और हुम जो है, एंड हुज। चलो अब देखो, हु का सब्जेक्टिव केस, हु का ऑब्जेक्टिव केस, और हु का पॉजेसिव केस। हु का सब्जेक्टिव केस हु होता है, ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और पॉजेसिव केस हुज होता है। और इनका जो एंटीसीडेंट होता है वो कोई ह्यूमन बीइंग होता है। डन। तो जब बेजोस को करेगा तो विच तो आएगा नहीं। अब देखो, विच नहीं आएगा ना, विच नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो फिर इसको अपनी वर्ब चाहिए होती है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर इसको वर्ब नहीं चाहिए। और ये पॉजेसिव केस है तो ये कुछ ना कुछ अधिकार बता रहा होगा। लेट्स सी, ओनली बाय जेफ बेजोस, हु या whom, whose। देखो यहाँ पे आपको हैज दिखाई दे रहा है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, हु। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हु हैज अ करंट नेट वर्थ ऑफ $116 बिलियन। Gates is that rich that an average American spending। देखो, Gates is टू रिच नहीं होगा, हमेशा याद रखो, टू को हम लगाते हैं अनडिजायरेबल के साथ में, कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, ही इज टू वीक टू वॉक। एज मतलब इतना, या सच। गेट इज एज रिच एज तो है नहीं, एज नहीं आना। So rich that an average American spending $1 similar to this spending, oh my god, $1.06 billion। यहाँ पे क्या आएगा, so बहुत रिच, इतना पैसा बहुत।
Bill Gates has given away 27% of his wealth to charity. ओके, क्या बताना चाहते हो? हैज गिवन का बता दो भाई, हैज गिवन का क्या बनेगा? इसका हैज या हैव के साथ में बीन के साथ में गिवन। अब जहां दिखाई दे रहा है वहां मार्क करो। हैज गिवन का हैज गिवन दिख रहा है गलत, हैड दिख रहा है गलत, हैज बीन गिवन है एंड हैज बीन गिवन। अब इन दोनों में देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा है इसका। बिल गेट्स हैज गिवन अवे व्हाट 27%। 27% इज माय ऑब्जेक्ट। बिल गेट्स ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल गेट्स तो सब्जेक्ट है। जब बिल गेट्स सब्जेक्ट है तो पैसिव में हमें आगे ऑब्जेक्ट को रखना होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? 27% of his wealth has been given away by Bill Gates in charity। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही है। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, ये मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया हुआ है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है आपने किसी भी रहस्य को, किसी भी सीक्रेट बात को आपने क्या कर दिया? रिवील कर दिया। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, a large impressive house। a large impressive house मतलब एक बहुत बड़ा सा मकान, एक बहुत बड़ा सा मकान उसको कहते हैं मैंशन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, wrongly spelled word emphasize, emporium, emission, यहाँ गलत है। अब सही है, मिशन और ई, तो ई मिशन, एमिशन कहते हैं, एमिशन है बट याद रख लेना ई मिशन करके, ई और मिशन, तो ई मिशन करके याद रख लेना, बाकी कहते हैं। तो गलती आपकी यही थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने अपना सेट कंप्लीट किया है, आपने भी किया होगा। बस अपना ऐसे ही करते रहो, बने रहो। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग ना, प्रैक्टिस करते रहोगे मजा आएगा। चलो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।